स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल इवोल्यूशन पॉइंट में। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सेल डिवीज़न के बारे में और उसकी हिस्ट्री के बारे में और उसके कितने टाइप्स हैं और किस तरह के सेल्स में वो होते हैं और क्या उनकी इम्पोर्टेंस है। ये सारी बातें हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक सेल डिवीज़न के बारे में। और जैसा कि हमें पता है कि सेल डिवीज़न दो टाइप के होते हैं, एक आपका होता है माइटोसिस और एक आपका होता है मियोसिस। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट द माइटोसिस सेल डिवीज़न। सो माइटोसिस सेल डिवीज़न आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि माइटोसिस सेल डिवीज़न होता क्या है। अगर आपको हिस्ट्री जानना है कि किसने डिस्कवर किया था, कब डिस्कवर किया था और टर्म किसने दिया था, क्या चीज़ें हैं, माइटोसिस किस तरह के सेल्स में होता है, तो आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर देख सकते हैं जो कि सेल डिवीज़न और सेल साइकिल और सेल हिस्ट्री का है। सो माइटोसिस सेल डिवीज़न हमेशा सोमैटिक सेल्स में होता है, पहली बात। और हमेशा माइटोसिस सेल डिवीज़न में नंबर ऑफ क्रोमोसोम मदर सेल के इक्वल होता है। सो इफ़ द मदर सेल हैव नंबर ऑफ क्रोमोसोम विच इज़ 46, तो उसके डॉटर सेल में भी जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा दोनों सेल्स में, वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो मदर सेल के बिल्कुल इक्वल होगा, यानी 46 और 46 होगा। दैट इज़ वाई दिस टाइप ऑफ सेल डिवीज़न फाउंड इन सोमैटिक सेल्स, क्योंकि सोमैटिक सेल्स हमेशा डिप्लॉयड होती है। तो सिंपल हम ये भी कह सकते हैं कि डिप्लॉयड सेल्स फॉर्म डिप्लॉयड सेल्स। सो मदर सेल का क्रोमोसोम इक्वल होता है डॉटर सेल्स के। अब बात कर ले माइटोसिस सेल डिवीज़न के मैकेनिज्म की, कि ये होता कैसे है, कितने स्टेप्स में होता है और क्या प्रोसेसिंग होती है इसकी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके दो स्टेप्स होते हैं। बेसिकली पहला होता है कैरियोकाइनेसिस विच इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर डिवीज़न। तो कैरियोकाइनेसिस को क्या कहते हैं? न्यूक्लियर डिवीज़न कहते हैं। कैरियो मीन्स न्यूक्लियन या न्यूक्लियस, काइनेसिस मीन्स होता है डिवीज़न। और दूसरा आपका स्टेप होता है साइटोकाइनेसिस। साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म और काइनेसिस मीन्स डिवीज़न। तो जब साइटोप्लाज्म डिवीज़न होता है तो पहला स्टेप इसमें होता है कैरियोकाइनेसिस। इसका मतलब पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, उसके बाद आपका होगा साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस में फॉलोइंग स्टेप्स होते हैं, जिसमें पहला है प्रोफेज, दूसरा है मेटाफेज, तीसरा है एनाफेज और चौथा है टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। उसके बाद आपका जो साइटोप्लाज्म डिवीज़न होता है, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा आप लोग कि साइटोप्लाज्म डिवीज़न में न्यूक्लियस के बन जाने के बाद, जैसे आप मान लो कि ये सेल है और इसमें न्यूक्लियस डिवाइड हो चुके हैं, तो अभी दो न्यूक्लियस तो बन गए, डाई न्यूक्लियन की कंडीशन है, लेकिन जब ये सेल्स बटेंगे तभी एक से दो सेल्स का फॉर्मेशन होगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसके साइटोप्लाज्म का डिवीज़न हो। तो वो दो मेथड से होता है। एक प्लांट में जो होता है उसको कहते हैं सेल प्लेट, और जो एनिमल में होता है उसको कहते हैं सेल फरो। लास्टली हम इसको समझेंगे कि ये दोनों मेथड्स क्या होते हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने स्टेप्स पर, यानी कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज को समझते हैं कि ये क्या होता है। तो यहाँ पर आपको एक नॉर्मल सेल दिखाई गई है, जिसमें आप देख सकते हैं नॉर्मली ये सेल है। अब एक चीज़ और याद रखिएगा कि अगर ये एनिमल सेल होगी तो उसमें सेंट्रोसोम होगा। तो जब भी सेल डिवीज़न की बात की जाती है वहाँ पर सेंट्रोसोम इंक्लूड करके वहाँ पर चला जाता है। तो हम लोग चाहे आपको प्लांट पूछे या एनिमल पूछे, सबका मैकेनिज्म जो होता है वो एक ही होता है, सेम होता है। तो यहाँ पर जो सेल है उसमें आप देख सकते हैं क्रोमोसोम्स हैं, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और सेंट्रोसोम है। इसके अलावा उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर यहाँ पर प्लांट सेल होती तो वहाँ पर सेल वॉल भी होता, लेकिन ये एक एनिमल सेल है। वो कैसे? क्योंकि सेंट्रोसोम केवल एनिमल सेल में ही पाया जाता है। तो डिवीज़न में सबसे पहले होता है ग्रोथ, कि कोई भी सेल जो होती है वो सबसे पहले ग्रोथ करती है, जिसके लिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। आप सेल साइकिल वाला वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि एक सेल को डिवीज़न के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। तो पहला स्टेप होता है प्रोफेज। तो प्रोफेज में क्या हो रहा है? प्रोफेज में कुछ फंक्शनिंग होती है, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस। तो प्रोफेज सबसे पहली चीज़ कि प्रोफेज जो होता है वो फर्स्ट स्टेप है आपका, जिसमें क्या होता है, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, अर्ली प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज। तो अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज क्या है? अर्ली प्रोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो डिसअपियर होना स्टार्ट करता है। तो ये आप जो देख रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये क्या करेगा? डिसअपियर होना स्टार्ट करेगा। जो उसका सेंट्रोसोम होता है वो डिवाइड करता है और अपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू करेगा, जो आपकी लेट प्रोफेज में आप देख सकते हैं। तो क्या हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन
डिवाइड किया, डिसअपियर होना शुरू किया, सेंट्रोसोम डिवाइड करता है और अपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो डीएनए है वो एज अ क्रोमैटिन थ्रेड यानी थ्रेड लाइक फॉर्म में है, जो कि कंडेंस होना शुरू करता है और क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करता है। सो हम आपको क्रोमैटिन और क्रोमोसोम में अंतर बता दे रहे हैं कि ये आपका जो है ये कंडेंस स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं, जिसकी जो विड्थ होती है 700 नैनोमीटर होती है और ये हमेशा इस तरह से थ्रेड लाइक फॉर्म में फैला होता है। तो इसके साथ हिस्टोन प्रोटीन भी होता है, लेकिन जो क्रोमैटिन होता है ऐसा डीएनए जिसमें हिस्टोन प्रोटीन ना हो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में। तो स्टार्टिंग में ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होता है, बाद में ये कन्वर्ट होता है तो क्या बनाने लगता है, क्रोमोसोम बनाने लगता है। तो इसमें फर्स्ट स्टेप में क्या क्या हुआ एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए। पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना स्टार्ट हो गई, उसके बाद सेंट्रोसोम डिवाइड करने लगा। फिर लेट प्रोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से डिसअपियर हो जाती है और सेंट्रोसोम डिवाइड करके अपोजिट पोल की तरफ मूव करके पहुंच जाता है। इसके बाद आपका जो है जो क्रोमैटिन थ्रेड है वो क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करने लगता है। उसके बाद सेकेंड स्टेप है आपका मेटाफेज। मेटाफेज क्या होता है, मेटाफेज एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है जिसमें क्या होता है, जो क्रोमैटिन थ्रेड है वो फुली आप देख सकते हैं कि क्रोमैटिन थ्रेड से क्या बन चुका है, क्रोमोसोम बन चुका है और एक इमेजिनरी प्लेन का फॉर्मेशन होता है जिसको इक्वेटर कहते हैं। तो यहाँ पर दो काम हुआ, एक तो क्रोमैटिन थ्रेड कन्वर्ट हो गया पूरी तरह से क्रोमोसोम में, यानी कि मेटाफेज स्टेज सेल डिवीज़न का वो स्टेज होता है जहाँ पर क्रोमोसोम्स दिखाई देते हैं। सो ये एकमात्र ऐसा स्टेज है जहाँ पर आपको क्रोमोसोम दिखाई देगा अपने स्ट्रक्चर में। उसके बाद अर्ली और लेट, तो अर्ली मेटाफेज में क्या हुआ, जो क्रोमैटिन थ्रेड है वो उन्होंने क्रोमोसोम बना दिया अर्ली फेज में। और लेट प्रोफेज में लेट मेटाफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वेटर लाइन पर आकर के लगने लगते हैं और जो आपका सेंट्रोसोम होता है वो अपोजिट पोल पर पहुंच चुका है, जिससे स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होने लगता है। अब स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं, एक तरह के फाइबर्स हैं जो फॉर्म होते हैं और क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से जुड़ेंगे। ठीक है, अब काइनेटोकोर को क्या होता है, जब आपने अगर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखा होगा तो इसका जो सेंट्रोमियर होता है, यहाँ पर एक विशेष टाइप की एक स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन पाई जाती है, विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जिसे काइनेटोकोर कहते हैं। तो जब स्पिंडल फाइबर बनता है, जैसे मान लेते हैं ये सेंट्रोसोम है, यहाँ से बनेगा तो ये इसी काइनेटोकोर से आकर के अटैच हो जाता है जो उसको सेपरेशन में हेल्प करता है। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा एनाफेज। तो एनाफेज में क्या हो रहा है, सो एनाफेज सबसे पहले स्मॉलेस्ट फेज ऑफ सेल डिवीजन होता है, ये बात याद रखिएगा। क्या होता है, स्मॉलेस्ट फेज ऑफ सेल डिवीजन, तो सबसे छोटा फेज है। इसमें एक ही काम होता है कि जो क्रोमोसोम इक्वेटर पे लाइज हुए हैं, आकर के लगे हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, उनसे जो क्रोमैटिन फाइबर्स या क्रोमैटिन थ्रेड्स जो होते हैं, मतलब इसमें आप देख सकते हैं कि जो क्रोमोसोम यहाँ पर आकर के लगा हुआ है और इसमें हमें पता है कि यहाँ पर बीच में सेंट्रोसोम होता है जिसमें काइनेटोकोर प्रोटीन है। तो क्या होगा मेटाफेज स्टेज में, एक्चुअली में क्या होता है कि जो आपके सेंट्रोसोम्स होते हैं वो सेंट्रोसोम से स्पिंडल फाइबर बनते हैं और वो क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से आकर के अटैच हो जाते हैं। ये होता है अर्ली एनाफेज में। उसके बाद लेट एनाफेज में क्या होता है कि उनके फोर्स के वजह से, क्योंकि जब वो काइनेटोकोर से अटैच होते हैं तो उनके फोर्स के वजह से ये हाफ हाफ पार्ट में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो ऐसा हमें पता है कि 46 क्रोमोसोम्स है तो 23 अपर साइड मूव कर जाते हैं और 23 जो होते हैं वो लोअर साइड मूव कर जाते हैं, इस तरह से। तो ये होता है एनाफेज में। स्मॉलेस्ट फेज इसलिए है क्योंकि इसमें केवल एक ही काम हो रहा है, क्रोमोसोम का सेपरेशन। तो सेपरेट कहाँ से होगा, ये आप देख रहे हैं कि ये क्रोमैटिन है, क्रोमैटिड्स हैं, ये क्रोमैटिड है, ये क्रोमैटिड है, ये बीच से क्या हो जाएगा, ये इधर की तरफ मूव करेगा, ये इधर की तरफ, मतलब हाफ हाफ डिवाइड कर जाते हैं। उसके बाद आपका फोर्थ स्टेप जो कि लास्ट स्टेप होता है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है अपोजिट फेज ऑफ प्रोफेज। इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको इतना सोचना है कि ये प्रोफेज का अपोजिट फेज होता है, जिसमें अर्ली और लेट टीलोफेज आप देख सकते हैं। जिसमें क्या होता है कि प्रोफेज में जो हो रहा था, जैसे प्रोफेज में क्या हो रहा था आप ध्यान देंगे तो वहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रहा था, क्रोमैटिन थ्रेड क्रोमोसोम बना रहा था और जो सेंट्रोसोम है वो डिवाइड करके अपोजिट पोल पर मूव कर गया था। तो यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होने लगता है, जैसा कि मैंने बताया अपोजिट फेज है प्रोफेज का, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होने लगा। ओके, और क्योंकि यहाँ पर क्रोमोसोम 23 और 23
के फॉर्म में बट चुके हैं, तो 23 ऊपर 23 नीचे, 46 हैं तो 23 और 23 हो गए। तो इस तरह से एक ही सेल में दो न्यूक्लियस बन जाते हैं। जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से रीअपियर हो जाएगा, एक ही सेल में कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे, दो न्यूक्लियस बन जाएंगे। और इस तरह से जब हमारा एक जो न्यूक्लियस है वो दो न्यूक्लियस फॉर्म कर देता है, तो आपका जो कैरियोकाइनेसिस है यानी न्यूक्लियर डिवीज़न वो कंप्लीट हो जाता है। तो एक ही सेल में दो न्यूक्लियस बन चुके, अब हमारा सेल डिवाइड करेगा और क्या करेगा, साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस जब करता है, इसका मतलब साइटोकाइनेसिस में वो क्या करेगा, साइटोप्लाज्म का डिवीज़न करेगा, जिसमें सेल प्लेट मेथड और सेल फरो मेथड होता है। तो दो न्यूक्लियस बन चुके हैं, बीच में अब देखिए अगर प्लेट मेथड है तो बीच में इनऑर्गेनिक आयंस और अदर कंपोनेंट्स आकर के इकट्ठा होते हैं, जिसकी वजह से सेल्स जो हैं वो दो इक्वल पार्ट में सेपरेट हो जाती है और एक सेल से दो सेल बन जाएंगे। और यही फरो मेथड में उसका जो मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, वो बीच से सेंटर पॉइंट से कहीं से क्या होता है, इनसाइड प्रोजेक्शन बनाने लगता है साइटोप्लाज्म में, जिसके वजह से बाद में ये लूज़ होकर के क्या होता है, दो पार्ट में टूट जाता है। और इस तरह से फाइनली आपका एक सेल से दो सेल्स बन जाते हैं और आपका जो सेल डिवीज़न है वो कंप्लीट हो जाता है। अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि 23 क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस में थे, तो ये फिर डिप्लॉयड कैसे होंगे, यानी हमने पढ़ा है कि डिप्लॉयड सेल से माइटोसिस में डिप्लॉयड सेल्स बनते हैं। तो जब यहाँ 46 था तो यहाँ पर आपका 23 हुआ था, 23 हुआ था टेलोफेज स्टेज में। लेकिन ये 23 क्योंकि आप पता है ना डीएनए डुप्लीकेशन करता है, तो डुप्लीकेट करके ये कितना हो गया 46 और 46। तो इस तरह से डिप्लॉयड सेल से दो डिप्लॉयड डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो गया और इसी को कहते हैं माइटोसिस सेल डिवीज़न। आई होप वीडियो आपको समझ में आएगी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मियोसिस सेल डिवीज़न के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।